नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 7 फरवरी 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ विगत वर्ष में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं और अंत में आज के महत्वपूर्ण तथ्य की भी हम चर्चा करते हैं। आज के अपने दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित हैं या हैं? पहला अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 का, इसके माध्यम से हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में प्रावधान ये था कि राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष की जो आयु सीमा है उसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिए कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी। पहला अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 27 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता है कि उसके द्वारा कोई ऐसा कर दिया जाए या कोई ऐसा धन का अनुदान दिया जाए जिसके माध्यम से धार्मिक क्रियाओं या धार्मिक कार्यों का संपादन किया जाए। इसके लिए अनुच्छेद 27 संबंधित है, इसीलिए यह शिक्षा से संबंधित नहीं है। तीसरा अनुच्छेद 45 में भी जो संशोधन है वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। इस अनुच्छेद में प्रमुख रूप से 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के उपबंध की बात की गई है। यहाँ पर अनुच्छेद 45 यह शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करें तो यह प्रमुख रूप से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं एक तरह से उपलब्ध कराने, साथ साथ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी पेय पदार्थ हैं और साथ साथ जो नशीली दवाइयां हैं उनके उपयोग को भी एक तरह से रोकने के प्रयास करना। यहाँ पर अनुच्छेद 47 भी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो केवल पहला और तीसरा, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है सी, केवल 1 और 3। आज के अपने दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A को अंतः स्थापित किया गया। यहाँ पर कथन सही है। अभी हमने देखा कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही अनुच्छेद 21A को हमारे संविधान में शामिल किया गया। दूसरा, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह कथन भी सत्य है। अभी हमने चर्चा करी कि 6 से 14 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 21A में किया गया है। तीसरा, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान है। तीसरा कथन भी शिक्षा के अधिकार कानून से संबंधित है। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा उसके द्वारा 8वीं कक्षा की परीक्षाओं को संचालित करने को लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर अलग अलग जो भी स्कूल हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसी संदर्भ में राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के संबंध में जो कानून है उसको आधार बनाकर यह दोनों प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं। आज के अपने तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? पहला कथन हम देखते हैं, एयू यानी अफ्रीकन संघ अफ्रीकन यूनियन का सचिवालय अफ्रीकी संघ आयोग नाइजीरिया के अबूजा में स्थित है। आप ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं अफ्रीकी संघ आयोग यानी अफ्रीकन यूनियन कमीशन, इस आयोग के द्वारा एक तरह से अफ्रीकी संघ के सचिवालय के रूप में कार्य किया जाता है। इसका मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में न होकर इथियोपिया में अदिस अबाबा में स्थित है, इसीलिए पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन हम देखते हैं, अबूजा संधि अफ्रीकी संघ के निर्माण का आधार थी। आप ध्यान रखें, जब हम अफ्रीकी संघ की बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की, इसकी स्थापना 1999 में सिरते घोषणा के द्वारा की गई थी। सिरते आप ध्यान रखें लीबिया का शहर है, तो अबूजा संधि के द्वारा इसका गठन नहीं हुआ है, इसका गठन सिरते घोषणा के द्वारा किया गया है। दूसरा कथन भी गलत है, दोनों ही कथन गलत हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है डी, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अफ्रीकी संघ से संबंधित एक संस्था है पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके वर्तमान अध्यक्ष बैंकोले अदेयो, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है जिसके माध्यम से यह कहा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ्रीकी संघ के इतिहास में एक वर्ष में 4 देशों को अफ्रीकी संघ से निष्कासित किया गया है
और इसका कारण यह है कि इन चारों देशों में जो भी वहां पर सत्ता स्थापित थी उसके खिलाफ जो सैन्य विद्रोह हुआ और जो तख्ता पलटा गया, इसी कारण से इन चार देशों को यहाँ पर निष्कासित किया गया है। वर्तमान में जो चार देश अफ्रीकी संघ से निष्कासित हैं उनमें माली, गिनी, सूडान और बुर्किना फासो। बुर्किना फासो नवीनतम देश है जिसे अफ्रीकी संघ से निष्कासित किया गया है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में जो भी सरकारें वहां पर स्थापित है उनकी अस्थिरता को एक तरह से दिखाता है। मई 1963 में स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के जो 32 प्रमुख थे उन्होंने इथियोपिया के अदिस अबाबा में एक बैठक की और वहां पर एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया और यहीं पर अफ्रीका की पहली स्वतंत्रता के बाद महाद्वीपीय संस्था के रूप में द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का निर्माण किया गया। 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के नाम से जिस संस्था का गठन किया गया था उसका उद्देश्य ये था कि अफ्रीका के लिए एक अफ्रीकी दृष्टिकोण प्रमुख रूप से बनाया जाए जिसमें एकजुटता, स्वतंत्रता और अपने भाग के नियंत्रण के लिए अफ्रीका के लोग हैं वो स्वयं एक तरह से जिम्मेदार होंगे, यह स्थिति बनाई जाए। यानी बाहरी देशों का जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे समाप्त किया जाए और अफ्रीका महाद्वीप की विकास की जो कड़ी है वो अफ्रीकी लोगों के हाथ में ही पहुंचे। यह प्रमुख रूप से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के गठन के समय जो चार्टर स्वीकार किया गया था उसमें कथन था। आगे चलकर सितंबर 1999 में अफ्रीकी एकता संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU भी कहा जाता है, उनके राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के जो प्रमुख थे उन्होंने एक तरह से महाद्वीप में एकीकरण करने की प्रक्रिया को बढ़ाने का फैसला लिया और इसी आधार पर अफ्रीकी संघ की स्थापना की घोषणा की गई और यह घोषणा लीबिया के शहर सिरते में की गई, इसीलिए इसको सिरते घोषणा पत्र कहा जाता है। और यही कारण है कि जब हम अफ्रीकी संघ की स्थापना की बात करते हैं इसके लिए सिरते घोषणा पत्र प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। और इसी के आधार पर आगे चलकर जुलाई 2002 में आधिकारिक रूप से अफ्रीकी संघ की स्थापना की गई दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। वर्तमान में आप ध्यान रखें इसमें 55 देश सदस्य हैं और जिसमें से 4 अभी निष्कासित हैं, माली, गिनी, सूडान और बुर्किना फासो। अफ्रीकी संघ के अगर मुख्यालय की बात करें तो इथियोपिया के शहर अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय है। आज के अपने चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, बसई आर्द्र भूमि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह है, पहला, यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। पहला कथन सही है, यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। दूसरा, इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो प्रजातियां पक्षियों की प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में पाई जाती हैं और जो प्रवासी पक्षी यहाँ पर पहुंचते हैं, इसके कारण बसई आर्द्र भूमि को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामांकित किया गया है। यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। दोनों कथन सही होने के कारण आपका उत्तर हो जाता है सी, दोनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि हरियाणा के अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो यह क्षेत्र औद्योगिक और मानव बसाव के रूप में बहुत तेजी से विकसित हुआ है और इसी कारण से इसके क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख जो आर्द्र भूमि का क्षेत्र है बसई, उस पर एक संकट की स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर इस आलेख के माध्यम से इस आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बातें कही गई हैं और इसी आधार पर हमने आपसे यह प्रश्न पूछा है। पारिस्थितिकी से संबंधित एक और समाचार को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों के संबंध में एक सूचना यहाँ पर प्रकाशित हुई है और यहाँ पर प्रमुख रूप से ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति के बारे में सूचना दी गई है जिसका नाम है ब्लैक पर्चर या जिसको ब्लैक ग्राउंड स्किमर कहा जाता है। और लंबे समय में पहली बार शेषाचलम पहाड़ियों के क्षेत्र में इस ड्रैगन फ्लाई को देखा गया है। आप ध्यान रखें, अगर हम IUCN की रेड डाटा लिस्ट की बात करें जहां पर प्रमुख रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में सूचनाएं रहती हैं, तो जब हम इस प्रजाति ब्लैक पर्चर या ब्लैक ग्राउंड स्किमर की बात करते हैं तो 2016 में इसको लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंता की जो स्थिति है उस श्रेणी में रखा गया। यानी यह बहुत ज्यादा संकटग्रस्त स्थिति में नहीं है। प्रमुख रूप से ड्रैगन फ्लाई की ये जो प्रजाति है इसको दक्षिणी यूरेशिया और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख रूप से देखा जाता है। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं जहां पर हम विगत वर्ष में UPSC के द्वारा पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2021 में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं, कानून को लागू करने में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का एक तरह से उल्लंघन करता है।
अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो यह विधि के सम्मुख समानता का जो अधिकार है वो स्थापित करता है। इस आधार पर आपका उत्तर है ए। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे। आज हम बिम्स्टेक संगठन के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के संदर्भ में हम चर्चा आज के तथ्य में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पेरिस भारत का दौरा कर रहे हैं। 30 मार्च को बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन कोलंबो में आयोजित किया जाना है, उसके संदर्भ में भी श्रीलंका के विदेश मंत्री भारत में चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसी बिम्स्टेक के संदर्भ में हम प्रमुख रूप से यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखें, यहाँ पर 7 देशों का यह समूह है, जिसमें उन देशों को प्रमुख रूप से बिम्स्टेक में जगह दी गई है जो बंगाल की खाड़ी से एक तरह से आर्थिक या किसी भी रूप में प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं, यानी आर्थिक व्यापार वो करते हैं और साथ साथ उनकी सीमाएं बनती हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, 2 ऐसे देश यहाँ पर शामिल हैं जिनकी बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनती है, एक नेपाल और दूसरा भूटान। लेकिन दोनों ही स्थल रुद्ध देश होने के बाद भी प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बंगाल की खाड़ी पर ही निर्भर करते हैं प्रमुख रूप से। इसीलिए नेपाल और भूटान को भी बिम्स्टेक में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम अन्य सदस्यों की बात करें, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश, तो 7 देशों का यह समूह है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर जो हस्ताक्षर किया गया उसके आधार पर किया गया। प्रारंभ में आप ध्यान रखें, यह बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आगे चलकर इन 4 देशों के बाद इसमें अन्य सदस्य शामिल हुए, यानी 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार और फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल। 7 सदस्यों के शामिल होने के बाद इसको बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के नाम से जाना जाने लगा, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 2014 में बिम्स्टेक का जो तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, वहां पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका को बिम्स्टेक के सचिवालय के रूप में स्वीकार किया गया। बिम्स्टेक के द्वारा अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पर सहयोग किया जाता है, और जिन क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है सभी सदस्य देशों को उन क्षेत्रों का एक तरह से अधिकार दिया गया है कि वो उसमें प्रमुख रूप से कार्य करेंगे। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो व्यापार, निवेश और विकास के क्षेत्र में, भूटान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, भारत सुरक्षा के क्षेत्र में। इसमें उप क्षेत्र भी शामिल है भारत के लिए, आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को नियंत्रित करना, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा के क्षेत्र में। म्यांमार की अगर हम बात करें तो यह कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करता है, उप क्षेत्र के रूप में कृषि, मत्स्य पालन और पशुधन। नेपाल जन से जन संपर्क, यानी लोगों के बीच में, बिम्स्टेक देशों के बीच में जो सहयोग है वो बढ़ावा देना। इसके उप क्षेत्र के रूप में देखें तो संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच में जो संपर्क है उसको बढ़ाना। थिंक टैंक के रूप में मीडिया का जो एक तरह से स्थिति है उसको मजबूत करना। इस मंच के रूप में नेपाल प्रमुख रूप से बिम्स्टेक के लिए कार्य करता है। श्रीलंका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए। इसमें अगर उप क्षेत्र की बात करें तो प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास। अंत में अगर हम थाईलैंड की बात करें तो कनेक्टिविटी, यानी बिम्स्टेक के देशों के बीच में आवागमन की जो स्थितियां हैं उसको कैसे मजबूत किया जाए, लोगों के बीच में भी और व्यापार के लिए। इसके लिए कनेक्टिविटी में प्रमुख रूप से थाईलैंड के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता है। बिम्स्टेक में सबसे बड़ी निर्णय लेने की जो संस्था है वो उसका शिखर सम्मेलन है। पहला शिखर सम्मेलन 2004 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, दूसरा 2008 में नई दिल्ली में, तीसरा 2014 में म्यांमार की राजधानी नैपीथा में। म्यांमार में स्थितियां कुछ अनियंत्रित थी, इस कारण से जो शिखर सम्मेलन है उसमें थोड़ा सा व्यवधान पड़ा। चौथा शिखर सम्मेलन 2018 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और जो 5वां शिखर सम्मेलन है ये 2022 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रस्तावित है। बिम्स्टेक के माध्यम से बंगाल की खाड़ी का जो उपयोग है वो आर्थिक, सामाजिक जो विकास है इन 7 देशों में उसको मजबूत करने के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है, और इसी आधार पर बिम्स्टेक का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हिंद महासागर का महत्व बढ़ता जा रहा है और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का महत्व सम्मिलित रूप में बढ़ रहा है, बंगाल की खाड़ी का महत्व भी बढ़ता जाएगा। और इस रूप में बिम्स्टेक का जो भविष्य में एक तरह से योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए भी बंगाल की खाड़ी में अपने सामरिक हितों को मजबूत रखने के लिए बिम्स्टेक के माध्यम से जो प्रयास हैं वो सफल रूप में होते रहें वो काफी महत्वपूर्ण है। यह हमारा 7 फरवरी 2022 का दैनिक क्विज है।
आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।